एवरीवन, वेलकम टू एवरियल एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में हम इसी को डिस्कस करते हैं। कुछ MCQs हैं जिसको हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ दिखाया गया भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षा की नियुक्ति की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, या फिर योजना आयोग के द्वारा, या फिर वित्त मंत्री द्वारा। तो भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षा की नियुक्ति की जाती है वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पास देख पाएंगे कि राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा नियुक्ति की जाती है। इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? इस क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो सबसे पहले किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? यहाँ देख लीजिए, इसमें ऑप्शन है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के समक्ष, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष, भारत के कानून मंत्री के समक्ष, या फिर भारत के राष्ट्रपति के समक्ष। तो इसमें आपको पता चलेगा कि जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के जो संघ के जो लेखा संबंधी जो प्रतिवेदन है वो सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के समक्ष। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? जैसे कि आपको पता होगा कि जो महालेखा परीक्षक जो उन्हीं लोग बनते हैं जो MP होते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, जैसे राज्यसभा हो गए, तो 6 साल का उन लोग का टर्म होता है। ठीक है, तो इसमें आप देख पाएंगे कि इसमें पूछा कि कितने वर्ष का होता है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो पद पर नियुक्ति का जो कार्यकाल होता है, उनका जो टर्म होता है वो होता है 6 वर्ष के लिए। ठीक है, आप 5 वर्ष मत कर दीजिएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो निम्न में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? संसद के अधिनियम के द्वारा किया गया था, या फिर संविधान के द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो CAG है, ठीक है, उसका जो परीक्षक के पद का सृजन किया गया था वो किया गया था संविधान के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्योंकि संविधान के द्वारा ही नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो पद का है सृजन किया गया था। तो इसका ऑप्शन है आपका B। ओके, इसके बाद आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की होती है? ठीक है, नियुक्ति होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? किस संविधान का अंतर्गत होती है? तो होती है आपका 148 के तहत। ठीक है, आप यहाँ पर देख पाएंगे 148 के तहत। ओके, इसके बाद ऑप्शन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? यहाँ जो ऑप्शन दिखाई दिया है, यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से कौन संसद की जो पार्लियामेंट की जो परमानेंट अकाउंट जो कमेटी होती है उनकी जो बैठक में उपस्थित रहता है? भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता, या भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, या फिर इनमें से कौन नहीं? जो संसद की लोकलेखा समिति की बैठक में होती है तो उसमें भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जरूर शामिल होता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर C करेक्ट करना है। ओके, सही उत्तर हो गया इसका C। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निम्न में से किसका एक मित्र मार्गदर्शक होता है? देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्न में से किसका एक मित्र मार्गदर्शक होता है? तो किसका मार्गदर्शक होता है? प्रवर समिति होता है, या फिर प्राक्कलन समिति, या प्रधानमंत्री, या लोकलेखा समिति? महालेखा परीक्षक जो होता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्न में से किसका एक मित्र मार्गदर्शक होता है? जिसमें आपका क्वेश्चन जो ऑप्शन है इसमें आपका D होगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख पाएंगे कि D है लोकलेखा समिति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसे होती है? तो यहाँ देख पाएंगे आप कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसे होती है? इसमें अंतिम जिम्मेदारी होती है
आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका आंसर अगर जानेंगे तो आपको दिखाई देगा सी है, संसद की होती है। ठीक है, जो संसद है उनके द्वारा इसकी जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पर सब सी को टिक लगा दीजिए। ओके, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 9 देख लीजिए कि भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इसके संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, पहला ऑप्शन है इसका। सेकंड ऑप्शन है उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के आयोग हो जाते हैं, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे तो ये आप इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, तो ये सही नहीं है। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर, आपको यहाँ टिक लगाना है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है। नीचे दिए गए हैं, देखिए अब 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से निम्नलिखित जो ड्यूटीज़ है उनमें से कौन एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए ऑप्शन क्या दिया है, भारत के संचित निधि में होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ठीक है, दूसरा है ऑप्शन है आकस्मिक निधि और लोक लेखा से होने वाले सभी जो व्यय हैं और लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन देना है। तीसरा ऑप्शन है सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं का लेखा परीक्षण करना। चौथा ऑप्शन है सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का निर्माण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। तो इसमें आपको ऑप्शन बताना है कि निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं कहता है। तो ये क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। भारत के संचित निधि में होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षा करना, उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। तो ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझ के इसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको आंसर मिलेगा सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व और राजकोष में जमा हो। महालेखा परीक्षा द्वारा पालन नहीं किया जाता है इसको। ठीक है, जो ऑप्शन डी है। बाकी जो ए, बी, सी ये सभी को क्या है महालेखा परीक्षक के अंदर आता है और इनकी महालेखा परीक्षक काम करता है। हम यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। ठीक है, तो यहाँ पर देख पाएंगे लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। जो पब्लिक फंड है उसका अभिभावक किसे कहा जाता है। ठीक है, लोक निधि का अभिभावक राष्ट्रपति को कहता है, नहीं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहता है या संसद को कहता है या मंत्री परिषद को कहता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति तो होगा नहीं क्योंकि वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। इसमें ऑप्शन आपका आएगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो ऑप्शन है यहाँ पर आप टिक करेंगे तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है उसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, इसमें क्या बोलता है भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का मुख्यालय कहाँ है। भाषाई जो अल्पसंख्यक आयोग का मुख्यालय कहाँ है, जो भाषा है बहुत सारे। ठीक है, जो माइनॉरिटी आयोग है उसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, प्रयागराज में है या लखनऊ में है या नई दिल्ली में या फिर यह तीनों जगह है। तो आपका ऑप्शन आएगा यहाँ जो भाषाई हैं। अब आपको अधिकतर हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में देखने को मिलेंगे, लेकिन जो भाषाई है लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटी है उसका जो कमीशन है वो आपको देखने को मिलेगा प्रयागराज में। तो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, प्रयागराज। तो आपको यहाँ